Hello everyone, welcome to the current affairs daily sessions of PD Gurukul. So रोज की तरह आज के करंट अफेयर्स लेकर हम लोग आ गए हैं। अगर आपको रोज करंट अफेयर्स चाहिए तो आप लोग पीडी गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कौन कौन से लेने वाले हैं, तो भैया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग इसकी भी बात करेंगे। क्या होता है आयुर्वेदा डे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों है न्यूज में आयुर्वेदा डे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, क्यों लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लगभग करोड़ों लोग पूरे विश्व में डिस्प्लेस हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और महादाई रिवर का भी एक कॉन्सेप्ट आज हम लोग समझेंगे। गोवा और कर्नाटका के बीच महादाई रिवर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। ये पांचों करंट अफेयर्स आज हम लोग लेने वाले हैं इस सेशन के अंदर। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं पीडी गुरुकुल के। आप लोग अहमदाबाद, गांधीनगर या वडोदरा में रहते हैं तो ऑफलाइन सेशंस के लिए, नए बैचेस के लिए वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदा डे से। आयुर्वेदा डे, तो भाई क्या होता है आयुर्वेदा डे, क्यों है ये न्यूज में। आयुर्वेदा डे के बारे में हम लोग बेसिकली बात करते हैं। तो भाई आयुर्वेदा डे, जनरली आयुर्वेदा डे मनाया जाता था हर साल धनतेरस पर। आप लोगों को पता होगा धनतेरस हिंदुस्तान में एक फेस्टिवल होता है। धन्वंतरी जयंती के दिन ऑब्जर्व किया जाता था, धनतेरस के दिन ऑब्जर्व किया जाता था आयुर्वेदा डे, जो कि हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ता था। लेकिन सरकार ने इसकी डेट चेंज करके 23 सितंबर अब इसको कर दिया है। 23 सितंबर इक्विनॉक्स का डे होता है। इक्विनॉक्स यानी कि वो दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो सरकार ने धनतेरस की जगह आयुर्वेदा डे को 23 सितंबर को कर दिया है। थोड़ा सा आयुर्वेदा डे के बारे में जान लेते हैं। आयुर्वेद के बारे में आपको पता होगा कि मेडिकल साइंस की अलग अलग शाखाएं होती हैं। एलोपैथी होती है, होम्योपैथी होती है, वैसे ही आयुर्वेद होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पहली बार आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया था 2016 में। आयुर्वेद के बारे में, ये आयुर्वेदा डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आयुर्वेदा डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके, रिसर्च बढ़ सके, और इसके साथ साथ आयुर्वेद लोग यूज करें अपने होलिस्टिक वेलबींग के लिए। होलिस्टिक वेलबींग का मतलब अपने पूरे उद्धार के लिए, अपने पूरे शरीर के लिए आयुर्वेद को जो है वो लोग यूज करें, इसलिए आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है। आयुर्वेद के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आयुर्वेद के बारे में। कि आयुर्वेद विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। हमारे वैदिक सभ्यता में भी इसका जिक्र किया हुआ है। और आयुर्वेद फोकस करता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब कि बीमारी होने ही ना दो। एलोपैथिक जो मेडिसिन का फील्ड है, एलोपैथी, वो फोकस करता है बीमारी होने के बाद इलाज कैसे किया जाए। आयुर्वेद फोकस करता है बीमारी होने ही ना दो। ठीक है। आयुर्वेदा डे इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि केंद्र सरकार का एक विजन है, मेक इन इंडिया हील इन इंडिया, यानी भारत के अंदर बनाओ और भारत के अंदर ही उपचार करो। ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ रिसेंट इनिशिएटिव भी WHO ने लिए हुए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर, ये 2022 में लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये भी स्टैब्लिश किया गया है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे एक एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, उसका मेजर फोकस एलोपैथी पे रहता है। लेकिन आयुर्वेद के को भी प्रमोट करने के लिए भारत की सरकार ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को स्टैब्लिश किया है रिसर्च एंड एजुकेशन के पर्पस के लिए। एग्जाम में किस तरीके से सवाल आ सकते हैं इसके ऊपर, एग्जाम में पूछा जा सकता है आयुर्वेदा डे कब से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ, आयुर्वेदा डे चेंज हो गया है, पहले क्या था अब क्या हो गया है, क्यों आयुर्वेदा डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, या क्यों उसको बेसिकली बनाया जाता है। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में, वन लाइनर्स में ये सारे सवाल आ सकते हैं। यूपीएससी और जीपीएससी के अंदर जनरली वन लाइनर्स क्वेश्चंस कभी कभार करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बेसिकली दूसरे करंट अफेयर पे जाते हैं। और दूसरा जो करंट अफेयर है वो है
रिजर्व 1267 सैंक्शंस कमिटी। ये करंट अफेयर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो ये है, अगर आप लोगों को इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए हिंदी में भी और गुजराती में भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ, इसके ऊपर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको इसके ऊपर, इन करंट अफेयर्स के ऊपर मिलेगा। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर एक करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर सवाल सॉल्व भी हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट करंट अफेयर है रिजर्व 1267 सैंक्शंस कमिटी। क्या है भाई ये सैंक्शन कमिटी, क्या है ये रिजर्व 1267? तो रिजर्व 1267 सैंक्शंस कमिटी एक कमिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। एक कमिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन, यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो विश्व में शांति स्टैब्लिश करना चाहता है, जो विश्व के अंदर बेसिकली टेररिज्म, ये सारी चीजों को खत्म करना चाहता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमिटी है। ये जो कमिटी मैं बता रहा हूं आपको, ये कमिटी बनाई गई 1999 में यूएनएससी रिजोल्यूशन 1267 के तहत। एक कमिटी बनाई गई 1999 में, यूएनएससी रिजोल्यूशन 1267 इसका नाम है, किस रिजोल्यूशन के तहत बनाई गई। और इस कमिटी का बेसिकली जो काम है वो है सैंक्शंस लगाना। किस पर सैंक्शंस लगाना? टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए लोगों और जुड़ी हुई एंटिटीज, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाना, इनके ऊपर बैन लगाना। ठीक है, खास तौर से अल कायदा और आईएसआईएस। सब लोगों को पता है अल कायदा और आईएसआईएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे काफी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे काफी एंटिटीज जुड़ी हुई हैं। उन एंटिटीज के ऊपर सैंक्शन लगाने का काम है इस कमिटी का, 1267 रिजर्व कमिटी का, इस कमिटी का। और इस कमिटी का बेसिकली मैंडेट ये है, इस कमिटी का बेसिकली और इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये भी देखे कि अगर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाता हूं। जैसे कि रिजर्व 1267 सैंक्शंस कमिटी ने बेसिकली कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब वो सैंक्शंस इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये ओवरसी करती है, ये चीजें देखती है ये कमिटी 1267 कमिटी। भारत के लिए या भारत के कंटेक्स्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि इस कमिटी को इस्तेमाल किया है कुछ टेररिस्ट, जैसे हाफिज सईद हो गया, जैसे मसूद अजहर हो गया, इन टेररिस्ट को बेसिकली बैन करवाने के लिए भारत इस कमिटी का इस्तेमाल कर रहा है। इस कमिटी को अप्रोच कर रहा है कि भैया आप इन टेररिस्ट को जो है, हाफिज सईद, सबको पता है हाफिज सईद बहुत बड़ा टेररिस्ट है, सबको पता है मसूद अजहर बहुत बड़ा टेररिस्ट है, और इन टेररिस्ट को बैन करना चाहिए। तो भारत जो है वो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। ठीक है, पहलगाम अटैक के बाद भारत की अब बहुत ज्यादा बेसिकली इच्छाएं हैं कि इन टेररिस्ट को बैन किया जाए, ग्लोबल लेवल पर इनको अलग कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए। ये भारत की इच्छाएं हैं, लेकिन इसमें रोड़ा अटकाता है कौन? चाइना। चाइना अपनी वीटो पावर यूज कर लेता है जनरली, और इन टेररिस्ट को वो बैन नहीं होने देता है। इन टेररिस्ट को वो बैन नहीं होने देता, नहीं क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि हमको पता है चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। ऑल वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? हर मौसम में दोस्ती निभाता है, यानी कि हमेशा का दोस्त है। चाइना पाकिस्तान का हमेशा का दोस्त है। चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान के ये टेररिस्ट जो हैं बेसिकली ये बैंड। ठीक है, इसके साथ साथ रीसेंट डेवलपमेंट्स भी हम कुछ देखते हैं इस कमिटी से जुड़े हुए। वो ये है कि इंक्रीज इंटरनल स्क्रूटनी और पाकिस्तान फॉर हार्बरिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली रिसेंटली पाकिस्तान जो टेररिस्ट ग्रुपों को पाला हुआ है उसके ऊपर नजर है इस कमिटी की, और इंडिया ने बोला है कि हमें इस कमिटी को रिफॉर्म करना चाहिए, ताकि रिफॉर्म करने का मतलब यह है चाइना जैसे लोग वीटो पावर यूज ना कर लें अपनी, चाइना जैसे लोग इन लोगों को बचा ना पाए, चाइना जैसी कंट्रीज इन लोगों को बचा ना पाए। इसीलिए भारत चाहता है कि इस कमिटी के अंदर क्या किया जाए? रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं मोस्टली इस पर्टिकुलर कमिटी के ऊपर?
कि रिजर्व 1267 सैंक्शंस कमिटी किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है। क्या काम है इसका? इसका काम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को बैन करना, ठीक है। चाइना रोक रहा है। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन के अंदर वन लाइनर्स में, वन वर्ड्स में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए। मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ इंग्लिश या गुजराती दोनों में चाहिए तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको पूरी वहां पर मिलेगी, ठीक है। और नए बैचेस में अगर आप पीडी गुरुकुल के ज्वाइन होना चाहते हैं वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में, तो वहां पर भी आप फोन कर इंक्वायरी कर सकते हैं और नीचे दिए हुए फॉर्म में भी अपना नाम भर सकते हैं। आपको पूरी काउंसलिंग दी जाएगी। नए करंट अफेयर पे आते हैं, नई चीज पर आते हैं, और ये नया करंट अफेयर है ग्रिड 2025। ग्रिड 2025। तो भैया ग्रिड 2025 क्या होता है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ग्रिड की फुल फॉर्म भैया ये है। देखो भाई, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, पूरे विश्व के लेवल पर लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब क्या होता है? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती जा रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ती जा रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती जा रही हैं, तो लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों को अपना घर छोड़ने पर क्या होना पड़ रहा है? मजबूर होना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आई है ग्रिड 2025। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे, कितने लोग किस किस रीजन में अपना घर छोड़ रहे हैं। एग्जामिनेशन में किस तरीके से इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो भाई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट जो है वो ये है कि 2024 के अंत तक लगभग 83.4 मिलियन, ये नंबर बहुत बड़ा है, 8.5 करोड़ लोग, 8.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। और पूरे विश्व में ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। 8.5 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में अपना घर छोड़ चुके हैं, इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग हैं, किन किन कारणों से ये हो रहा है? कारण देखते हैं। सबसे बड़ा कारण है कॉन्फ्लिक्ट्स। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाजा में वहां पर वॉर चल रहा है, हर जगह वॉर चल रहा है। अब सोचो, अगर वॉर्स चल रहे होंगे तो लोग क्या वॉर की जगह पर रुकना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लोग क्या है, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर भी एक बहुत बड़ा कारण है। जहां पे अर्थक्वेक आ गया, क्या वहां पे लोग रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल डिजास्टर, जब भी अर्थक्वेक आता है किसी भी जगह पे, जैसे जापान में आया, कहीं पे भी आया, तो लोग एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं अपना घर छोड़कर, ठीक है। ये सारे कारण हैं। और क्या कारण है? क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स, क्लाइमेट से जुड़े हुए हजार्ड्स। अगेन ये कौन से आ गए? ये आ गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फ्लड्स आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो ये क्लाइमेट रिलेटेड बेसिकली जो है हजार्ड्स है। इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वायलेंस के कारण भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है, वो ये बोली गई है कि कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस, सिर्फ इसके कारण ही लगभग 90% डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। यानी कि जो मैंने आपको बताया 8.5 करोड़ का नंबर, उन 8.5 करोड़ के नंबर में से 90% डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के कारण ही हो रहा है। तो सोचिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड में कम हो जाए, वायलेंस कम हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट की नंबर भी कम हो जाएगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा नंबर। सूडान एक ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा लगभग 1 करोड़ 16 लाख 11.6 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 16 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट देखा है। तो एग्जामिनेशन में ग्रिड 2025 के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? कि ये रिपोर्ट किसके बारे में है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट किन किन कारणों से हो रहा है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली अफेक्टेड हैं, तो बताया गया है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गाजा, यूक्रेन, लेबनान। बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर इन देशों के अंदर बेसिकली वॉर्स हो रही हैं, कंफ्लिक्ट हो रही है, तो लोग तो डिस्प्लेस करेंगे ही, ठीक है। और इसके बारे में और क्या रिपोर्ट्स में लिखा गया है? रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया है कि डिजास्टर के कारण भी
डिजास्टर के कारण भी बेसिकली जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिजास्टर के कारण भी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, डिजास्टर की बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 45.8 मिलियन, 4.5 करोड़ लोग, 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर के कारण 2024 में डिस्प्लेस हुए। 4.5 करोड़ लोग। नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से होते हैं? फ्लड्स आ गई, बाढ़ आ गई, वो नेचुरल डिजास्टर है। अर्थक्वेक आ गया, वो नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, तो ये सब चीजों के कारण, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, इनके कारण जो है। और फिर और कंट्रीज के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात करी गई है कि उसमें कितने लोग डिस्प्लेस हुए, सब सहारन अफ्रीका में भी बोला गया है कितने लोग डिस्प्लेस हुए। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। मोटे मोटे तौर पर एग्जामिनेशन में अगर सवाल आएगा तो शायद ये आ सकता है कि ग्रिड 2025 किस चीज से रिलेटेड है, कौन से देश में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, किन किन कारणों से हुए हैं, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं ग्रिड 2025 से जुड़ी हुई। और नेक्स्ट ग्रिड, ये सारी कंट्रीज के बारे में बताया गया उसमें ग्रिड 2025 में। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू बैचेस पीडी गुरुकुल के गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों जगह लॉन्च हो चुके हैं, यूपीएससी के भी, जीपीएससी के भी। आप लोग अगर चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं करंट अफेयर्स के, और वो टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो थोड़ा सा जान लीजिए। नक्सलवाद हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है, नक्सलिज्म हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उनका एक प्रण था कि नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। और नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए। जो रिसेंट ऑपरेशन किया गया उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन अब लोग करना स्टार्ट करते हैं। सो भाई, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया गया 11 मई 2025 को खत्म हुआ। ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। 21 अप्रैल से 11 मई 2025 ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया गया। कहां किया गया? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर किया गया, कर्रे गुटालू हिल्स। आपको हिल्स का नाम याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर। वहां ये एक ऐसा बॉर्डर एरिया है जहां पर बहुत सारे नक्सली रहते हैं और नक्सल, पूरा नक्सल का एरिया है ये। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया गया 21 अप्रैल से 11 मई तक। करेगेटू हिल्स, करेगेटू हिल्स कहां पर है? छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर है। वहां पर ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किया गया जिसमें नक्सलाइट लोगों को मारा गया, नक्सलाइट लोगों को मारा गया। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये एरिया जो है ये माओवादी गतिविधियों का, माओइस्ट एक्टिविटीज का एक गढ़ है, एक गढ़ है। ऑब्जेक्टिव क्या था? अगेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया नक्सलाइट्स को खत्म करना है। और नक्सलाइट्स में भी कौन कौन से ग्रुप हैं जिनके ऊपर मेन टारगेट किया गया? तो मेनली 2-3 ग्रुप्स हैं। एक है पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीएलजीए, पीएलजीए पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, इसको खत्म करने की कोशिश करी गई। ठीक है, इनके हाइडआउट्स जहां पर ये लोग छुपते हैं वहां पर खत्म करने की कोशिश करी गई। कौन कौन सी भारत की सेनाएं इसमें इन्वॉल्व थी? सीआरपीएफ इन्वॉल्व थी, डीआरजी इन्वॉल्व थी और स्पेशल टास्क फोर्स इन्वॉल्व थी। 3 सेनाएं इसमें इन्वॉल्व थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। ये 3 सेनाएं इन्वॉल्व थी बेसिकली क्या करने के लिए? ये ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, एक बहुत यूनिक बात इस ऑपरेशन में रही, वो ये रही कि पहली बार, फर्स्ट टाइम केव इंटरवेंशन किया गया। केव इंटरवेंशन क्या होता है? केव इंटरवेंशन भाई ये होता है कि गुफाओं के अंदर जाकर मारा गया। होता यह था कि देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, नक्सलाइट्स जो नक्सली होते हैं वो जनरली जंगलों में छुप जाते हैं, पहाड़ के एरिया में छुप जाते हैं, गुफाओं के अंदर जाके छुप जाते हैं। तो उनको तो आदत ही होती है क्योंकि उनका तो पूरा जो जीवन कटा होता है वो जंगलों में और पहाड़ों में कटा होता है। ठीक है, तो भारत की जो आर्मी होती थी या भारत की जो सेनाएं होती थी, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, सीआरपीएफ वगैरह, ये लोग गुफाओं के अंदर जा नहीं पाते थे क्योंकि इनकी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं थी। पर अब एक्सपर्टाइज गेन कर ली है और अब ये गुफाओं के अंदर जाकर नक्सली लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार इसमें ऐसा हुआ कि गुफा के अंदर जाकर मारा गया है नक्सली लोगों को।
ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से होगा क्या? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से बेसिकली माओवादी या बोल सकते हैं नक्सली लोग खत्म होंगे धीरे धीरे कर। ये एक शुरुआत है नक्सली लोगों को खत्म करने के लिए, और वो इसको बोला जा रहा है बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नक्सलिज्म, यानी कि नक्सलिज्म को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है। और ये एक इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन था। बहुत सारी एजेंसीज ने आपस में कोऑर्डिनेशन कर बेसिकली कोशिश करी कि हम नक्सलियों पर अटैक करें। कौन कौन से सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं? इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3-4 सवाल बन सकते हैं। एक तो यही बोल सकता है कि भाई ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस चीज से रिलेटेड है, कहां पर हुआ, किस इसकी यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि केव के अंदर जाके मारा गया। और उसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी बॉडीज जो है वो इन्वॉल्व थी। सीआरपीएफ इन्वॉल्व थी, स्पेशल टास्क फोर्स इन्वॉल्व थी, डीआरजी इन्वॉल्व थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है जनरली आ सकते हैं वन लाइनर के अंदर, यूपीएससी जीपीएससी के करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, और है वो प्रोटेस्ट इन गोवा ओवर एनआईओ रिपोर्ट। एनआईओ रिपोर्ट अगेन फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, पीडी गुरुकुल वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएससी जीपीएससी के। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर सर्च कर आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर करंट अफेयर की पीडीएफ इंग्लिश और गुजराती में चाहिए तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो पूछे जा सकते हैं। अब अपन आज का लास्ट टॉपिक करते हैं करंट अफेयर का, और वो है प्रोटेस्ट इन गोवा ओवर एनआईओ रिपोर्ट। क्या है ये एनआई रिपोर्ट, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है गोवा के अंदर, इसके ऊपर ये सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई देखो, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, वो ये है एनआईओ की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। बैकग्राउंड है महादाई रिवर से जुड़ा हुआ। महादाई रिवर गोवा के अंदर, कभी आप लोग अगर गोवा गए हो या गोवा में के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, गोवा के अंदर महादाई एक रिवर है, और वो रिवर गोवा की लाइफलाइन है। गोवा को सबसे ज्यादा पानी उस रिवर से मिलता है, और पानी की इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं। तो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, कर्नाटका बोल रहा है महादाई रिवर का पानी उसको मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, गोवा बोल रहा है कि हमको मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और इसी बीच एक रिपोर्ट आ जाती है, और उस रिपोर्ट का नाम होता है एनआईओ रिपोर्ट, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर महादाई रिवर का पानी कर्नाटका को मिल भी जाता है तब भी गोवा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमल इंपैक्ट होगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर इस रिवर का पानी कर्नाटका को मिल भी जाए तब भी गोवा के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भैया इतना क्या बोल दिया एनआईओ ने, कंट्रोवर्सी हो गई। पानी सबको चाहिए, कोई भी राज्य अपना पानी नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का, हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कावेरी वाटर के ऊपर भी डिस्प्यूट्स रहे हैं कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिवर जो है वो दो राज्यों में जाता है, दोनों राज्य बोलते हैं हमारा पानी हमारा पानी हमारा पानी। महादाई रिवर के ऊपर जब ये रिपोर्ट आई तो गोवा की कुछ संस्थाएं जो है वो बेसिकली बिगड़ गई। गोवा की कुछ संस्थाएं उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने, कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने गोवा के अंदर प्रोटेस्ट चालू कर दिया। कौन कौन से ग्रुप्स थे तो मैं आपको बता देता हूं। TFMM टुगेदर फॉर महादाई मूवमेंट और रिवॉल्यूशनरी गोवंस पार्टी आरजीपी, ये एक लोकल पार्टी है आरजीपी गोवा के अंदर, इन दोनों ने बोला कि भैया एनआईओ रिपोर्ट जो है उसके कारण हमारा जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उसमें हमारी पोजीशन वीक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस चल रहा है, महादाई रिवर का पानी किसको कितना मिलना चाहिए, ऑलरेडी एक ये केस चल रहा है। एनआईओ रिपोर्ट आई और इन ग्रुप्स ने बोला कि एनआईओ रिपोर्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा केस चल रहा है, या इसके साथ साथ महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंदर जो हमारा केस चल रहा है, उसमें हमारी पोजीशन क्या हो सकती है, वीक हो सकती है।
उन्होंने बोला रिपोर्ट जो है वो कर्नाटका को फेवर कर रही है, हमारे अगेंस्ट है। पानी अगर हमारा चला गया तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मान लो कुछ मिल भी रहा है तो हमें तो पूरा पानी चाहिए। कर्नाटका को जितना भी मिल रहा है उतना मिलता रहे, नहीं मिल रहा मत मिले, गोवा के हित में होना चाहिए, महादाई रिवर का पानी गोवा में आना चाहिए, ऐसा इन ग्रुप्स का बोलना है। पर गोवा के चीफ मिनिस्टर क्या बोलते हैं? गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने बोला कि एनआईओ रिपोर्ट जो है वो कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, इस रिपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसके ऊपर। और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बोला एनआईओ रिपोर्ट की ऊपर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कौन कौन से सवाल बेसिकली आ सकते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर, वो हमको जानना जरूरी है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर सवाल आ सकते हैं कि भैया महादाई रिवर कहां फ्लो होता है? गोवा में होता है, ठीक है। महादाई रिवर के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बोला गया है, ठीक है। और अगर आया तो आया कि कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो उसका विरोध करेंगी। जनरली ऐसा नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आया तो मैक्सिमम इतना फैक्चुअल पूछ सकते हैं। बड़े इंप्लीकेशंस क्या हैं इस रिपोर्ट के? ये कंट्रोवर्सी बताती है कि इंडिया के अंदर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कितनी बड़ी है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का मतलब दो राज्य के बीच पानी बांटने वाली जो डिस्प्यूट है, कि दो राज्य एक ही रिवर का पानी क्लेम करते हैं, एक राज्य बोलता है मेरा पानी है, दूसरा राज्य बोलता है मेरा पानी है, ये होता है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो ये कंट्रोवर्सी बताती है कि इंडिया के अंदर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कितनी बड़ी है, और it underscores the need for the inclusive stakeholder engagement in the environmental decision making process। यानी कि बहुत जरूरी है कि सब लोगों को मिल बांट के डिसीजन लेना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे बेसिकली आज के करंट अफेयर्स। अगेन अगर आपको इन सबकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडी गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर यूपीएससी जीपीएससी के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, वडोदरा के अंदर भी यूपीएससी जीपीएससी के न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।